Hello students, myself Dr. A.J. Singh belongs to J&R Institute of Management and Technology Bulandshahr, and the topic for discussion today is fine structure of gene. This topic belongs to BSc third year, BSc third semester students, that is conducted by CCS University Meerut, and all of the students that are belongs and pursuing their BSc regarding with their subjects geology. So after pursuing their subjects in geology, the main topic covering with the structure of fine structure of gene is concluding with the effect of genetics. So आज हम फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और जो NEP 2020 सिलेबस के अकॉर्डिंग जो CCS यूनिवर्सिटी मेरठ ने अपना सिलेबस तैयार किया है, उसमें BSc थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। इससे पहले जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं 10th और 12th के, उसमें बायोलॉजी सेक्शन में जीन की स्टडी के बारे में डिटेल में दिया हुआ है पहले से। तो हम उसमें सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते पढ़ते डिटेल स्ट्रक्चर में जाते हुए जीन की स्ट्रक्चर को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जीन जो है किसी भी लिविंग थिंग्स की प्राइमरी या बेसिक यूनिट हम कह सकते हैं। द बेसिक एंड प्राइमरी यूनिट्स ऑफ द सेल इज जीन। केमिकल कन्फिगरेशंस के बेसिस पर, केमिकल कंपोजिशंस के बेस पर जो स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो जीन है। दैट इज़ द मैटर विद द जेनेटिक इनहेरिटेड मटेरियल। तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा जनरल बेसिक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जीन क्या है और इसकी फाइनेस्ट स्ट्रक्चर कैसे कंपोज की जा सकती है, किस तरीके से आइडेंटिफाई या स्टडी की जा सकती है जीन के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि जीन क्या है। तो बाय डेफिनेशन देखते हैं, द जीन स्ट्रक्चर दैट इज डील्स विद मैपिंग ऑफ इंडिविजुअल जीन लोकस। यानी कि एक फाइन स्ट्रक्चर जो जीन की है वो सबसे पहले डिपेंड करती है कि उसका लोकस क्या है। लोकस से मतलब उसकी लोकेशन क्या है। मैपिंग से मतलब है कि सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा टारगेट साइट में। अगर हम सेल की बात करें तो सेल के अंदर हमें पता है कि सेल ऑर्गेनेल्स में, जिसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया मोस्टली तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं। अब अगर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है क्रोमेटिन फाइबर में, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में, तो उस क्रोमोसोम के अंदर 3D न्यूक्लियोसोम मॉडल के द्वारा जो DNA है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA है, वो वहाँ पर उपस्थित होती है। डबल हेलिक्स DNA का मतलब है कि डबल स्टैंडर्ड DNA में न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के सीक्वेंसेस प्रॉपर अवेलेबल हैं, और उसी सीक्वेंसेस में स्पेसिफिक साइट्स के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के द्वारा कुछ ऐसे बेस पेयर्स हैं जिनको क्वांटिफाई करने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि स्प्लाइसिंग से पहले ट्रांसलेशन में और स्प्लाइसिंग के बाद ट्रांसक्रिप्शन में, यानी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों मेथड्स में किस बेस पर एमिनो एसिड्स आपस में मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस से मतलब है कि स्पेसिफिक टाइप के एमिनो एसिड्स मिल करके आगे चल के प्रोटीन का निर्माण करेंगे। हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स की पॉलीमराइज स्ट्रक्चर है। तो जिस टाइप से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी, उसी हिसाब से, उसी पैटर्न पर फाइनली प्रोटीन की स्ट्रक्चर बाइंड और अनबाइंड कंडीशन में हमें देखने को मिलती है, जिसके बेस पर किसी भी सेल का निर्माण होता है, डेवलपमेंटल फेज आती है, ग्रोथ फेज आती है। तो हमें जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको क्लियर आउट करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसकी मैपिंग स्टेज क्या है। मैपिंग से मतलब है कि उसकी टारगेट साइट क्या है, लोकेशन क्या है। अब सबसे पहले देखते हैं कि दिस इज पैरेलल टू द मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है, एक ऐसा सब यूनिट ऑर्गन्स है जिसके ऊपर 3D न्यूक्लियोसोम मॉडल के द्वारा डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स में DNA पाया जाता है। अब 3D न्यूक्लियोसोम मॉडल का मतलब है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन, जो कि हम यहाँ पे देख पाएंगे, अभी देखते हैं कि इस तरीके से
3D जो मॉडल है उस 3D मॉडल में हिस्टोन प्रोटीन की भूमिका होती है। इसमें मोस्टली 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि H2A, H2B, H3 एंड H4। प्राइमरी स्टेज में इसमें H1 हिस्टोन प्रोटीन भी शामिल होता है। तो H1 प्रोटीन होता है, उसके बाद में H2B, H3, H4, H1, H2B, H3, H4, ये मोस्टली हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, जिसके रूप में ये पैकेट्स के रूप में इस तरीके से पाए जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। और इन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर 3D मॉडल के द्वारा हम यहाँ पे देख पाएंगे कि इस तरीके से जो हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के ऊपर इस तरीके से DNA स्ट्रक्चर कॉइल्ड रूप में यानी टॉर्जन रूप में लिपटी हुई पाई जाती है। तो क्रोमोसोम की मैपिंग अगर हो जाए तो उसमें हम ये पता कर सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल्ड और टॉर्जन रूप से किस तरीके से कोई भी जो हमारा DNA स्ट्रक्चर है लिपटा हुआ पाया जाता है। लिपटा हुआ से मतलब है कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। अब DNA के अंदर जब हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के पास जाएंगे तो वहाँ पे हमें लोकस के रूप में आइडेंटिफाई करना है कि जीन किस तरीके से अरेंज्ड है। जीन्स को अरेंज करने का मतलब है कि वहाँ पर बेसिस होंगे नाइट्रोजिनस बेसिस, उसके बाद पेंटोस शुगर और उसके बाद में फॉस्फेट ग्रुप, राइबोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस, इन तीनों के द्वारा जुड़ने पर जो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस बनते हैं वो पैरेलली ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आगे चलकर जीन एक्सप्रेशन के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन निर्माण करने का कार्य करते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई जीन्स कई सारे हैं, यानी कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली एलील्स के रूप में असाइन होते हैं या एलील्स के रूप में समान लोकेशन पर एक जैसी सेम लोकस पर पाए जाते हैं। अगर हम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पर एलील्स यानी कि जीन्स के ही पैरेलल इंफॉर्मेटिव यूनिट्स होती हैं, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जेनेटिकली जो सेल डिवीजन के दौरान एक सेल से दूसरी सेल्स में या फिर जेनेरिक सेल्स में, यानी कि जो हमारी जेनेरिक सेल्स हैं जैसे स्पर्म सेल्स हैं, ओवा सेल्स हैं, तो जब वो आगे चल के ब्लास्टोसिस्ट मोनोप्लास्ट के थ्रू आगे प्रोड्यूस होते चले जाते हैं, मल्टीप्लाई ऑर्गन्स का तैयार करते हैं, तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी सेल डिवीजन के दौरान एक सेल से दूसरी सेल में जाती है। वहाँ जनरेशन गैप्स के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन F1, F2, F3, F4 के द्वारा पहुँचती रहती है। अब यहाँ पे जो कुछ स्टडीज़ हैं वो की गई हैं R सेकेंड लोकस के साथ T4 फेज में, यानी T4 एक बैक्टीरिया हमने यहाँ पे लिया है, उसके द्वारा यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन क्या है। तो सबसे पहले जो हमें रेफरेंस मिलता है वो बेंजर 1955 का है। इन्होंने कंक्लूड किया कि 3 सब डिविजन्स होते हैं जीन के, यानी अगर हमें जीन को आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में पता करना है, तो 3 स्पेसिफिक उसकी लोकेशंस हैं जिसके द्वारा हम उसके प्रोसेस को, उसकी लोकेशंस को और उसके सिंथेसाइज फॉर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब वो 3 फॉर्म कौन कौन सी हैं? पहली है रिकॉन, ये रिकॉन इसकी प्राइमरी स्टेज है। उसके बाद में है म्यूटॉन जो म्यूटेशनल चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और इसी तरीके से है एक सिस्ट्रॉन। रिकॉन, म्यूटॉन एंड सिस्ट्रॉन, ये 3 स्पेसिफिक सब यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर के किसी भी जीन का निर्माण होता है। या किसी भी जीन को हम 3 सब्जेक्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, रिकॉन, म्यूटॉन एंड सिस्ट्रॉन। अब यहाँ पर रिकॉन समझते हैं। रिकॉन आर द रीजन्स विद इन ए जीन बिटवीन विच रिकॉम्बिनेशंस कैन अकर। अब यहाँ पे किसी भी जीन का निर्माण तब होगा जब रिकॉम्बिनेशंस की प्रोसेस स्टार्ट होगी। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि साथ में तीनों फैक्टर्स का आपस में मिलना। अब वो 3 फैक्टर्स हैं, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर जिसे राइबोस शुगर भी कहते हैं, उसके बाद में फॉस्फेट ग्रुप। अगर ये तीनों सब यूनिट फैक्टर्स आपस में रिकम्बाइन होकर के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को बनाते हैं, तो इन तीनों सब यूनिट्स के पैरेलली मिलने के प्रोसेस को रिकॉन कहते हैं। वो स्पेसिफिक रीजन जहाँ पे तीनों चीज़ें मिलती हैं और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को सेपरेट करती हैं, आगे चल के सिंथेसाइज करने के लिए भेजती हैं, उस स्पेसिफिक लोकेशन को कहते हैं रिकॉन।
अब इस रिकॉन की जो डिस्टेंस है वो जीन पे डिपेंड करती है कि रिकॉन में जीन का साइज़ कितना है, उसकी सेपरेट साइट्स कितनी हैं। अगर कोई भी रिकॉन सेपरेट साइट्स के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को अलग अलग बांटता है, यानी कि अगर उसके अंदर किलो डाल्टन बेसिस पे या मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग या बेस पेयर्स के अकॉर्डिंग किसी भी साइज के न्यूक्लियोटाइड्स को सेपरेट किया जा सके, जहाँ से स्टार्ट फॉर्म और एंड फॉर्म ये दोनों ही पाई जाती हैं। स्टार्ट फॉर्म का मतलब है टाटा बॉक्स के द्वारा स्टार्ट होगा और इसी तरीके से उसकी एंड फॉर्म होगी। एंड फॉर्म में स्पेसिफिक टाइप्स के एमिनो एसिड्स के सीक्वेंसेस है, जहाँ पे जाकर के कोई भी फ्रेगमेंट अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेगा और फाइनली वो एक जीन का रूप ले लेता है। तो इन दोनों के सेपरेशन पॉइंट्स को रिकॉन क्लासिफाई करता है। तो ये एक मैपिंग हो जाती है किसी भी जीन की, जो कम्प्लीटली लीनियर सीक्वेंसेस के लिए काम करता है। अब है म्यूटॉन। म्यूटॉन का मतलब है स्मॉलेस्ट एलिमेंट विद इन ए जीन, किसी भी जीन के अंदर एक सबसे छोटा पार्ट जो किसी भी म्यूटेंट फिनोटाइप को तैयार करने के लिए काम करता है। यानी म्यूटेंट से मतलब हो गया एक ऐसा सडनली चेंज फिनोटाइप कैरेक्टर जिसके द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाए या अनवांटेड अनरिक्वायर्ड प्रोटीन सेगमेंट्स तैयार हो जाए। अगर किसी भी तरीके से कुछ एलिमेंट्स यानी कि जो स्पेसिफिक साइट्स के एमिनो एसिड्स हैं उनके बीच में अगर पैरेलली कोई भी चेंज हो जाए, पैरेलली हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अगर कोई भी सीक्वेंस चेंज हो जाए, तो अगर स्पेसिफिक साइट्स के एमिनो एसिड दोनों ग्रुप्स के साथ मिल जाते हैं, जैसे राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, इन दोनों के साथ पैरेलली अगर डिस्टर्बेंसेस के साथ जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे म्यूटेशंस के चांसेस होंगे। जैसे समझने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। हम जानते हैं कि एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है, एडेनिन के साथ थाइमिन, इसी तरीके से साइटोसिन के साथ ग्वानिन। अगर साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ता है तो यहाँ पे पोजीशन हम देखते हैं कि ये 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम के बीच में किस कंडीशन में है। अगर ये 5 प्राइम की जगह C, 5 प्राइम की जगह G आ जाए, सपोज करिए कि ये ना हो करके यहाँ पे G आ जाए, C की जगह G आ जाए और G की जगह C आ जाए, तो आप देखोगे कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। पोजीशन चेंज होने का मतलब है कि जो G C के साथ अटैच होना चाहिए था 5 प्राइम से 3 प्राइम के बीच में, वो 3 प्राइम से 5 प्राइम के बीच में अब जुड़ गया है। तो इस तरीके से अगर इसकी लोकेशन लोकाई चेंज हो जाए तो आगे चल के जो एमिनो एसिड्स की प्रोसेस होगी जुड़ने के बाद में, जब न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंस बनेंगे तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपके एमिनो एसिड जो कि साइटोसिन और ग्वानिन है, उसके बाद में पेंटोज शुगर, फिर उसके बाद में फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों जुड़ करके जो श्रृंखला बनाएंगी वो आगे चल के डिस्टर्ब हो जाएगी। सी और जी के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो जी और सी के साथ कॉम्बिनेशन में चेंज हो जाने पर डिफरेंट हो जाएगी। तो यही आगे चल के म्यूटेशन का कारण बनते हैं। इसी तरीके से ए टी के साथ है, अगर टी ए के साथ जुड़ जाए यानी कि लोकेशन लोकाई चेंज हो जाए, 5 प्राइम से 3 प्राइम के बीच की अगर इसकी लोकेशन है वो उल्टी हो जाए, 3 प्राइम से 5 प्राइम के बीच में जुड़ जाए, या ए और टी के बाद में अगर सपोज करिए ए और टी के बाद में सी जी का सीक्वेंस है, पहले ए फिर उसके बाद में टी फिर उसके बाद में सी और फिर जी। अगर ये पैटर्न ना हो करके ये हो जाए कि टी फिर उसके बाद ए फिर उसके बाद में जी एंड देन सी, अगर इतना भी डिफरेंस हो जाता है तो आगे चल के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की जब पैरेलल कंबाइनिंग होगी तो वहाँ पर रिक्वायर्ड अमाउंट की जो प्रोटीन बनने वाली है उसका एमिनो एसिड्स नंबर चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रोटीन बननी थी वो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बन जाएगी। तो इस तरीके से अगर जरा सा भी अंतर आ जाए, अगर इनकी सीक्वेंसिंग में जरा सा भी डिस्टरबेंस हो जाए तो वहाँ पे ये जीन म्यूटेशन की तरह काम करते हैं। म्यूटेशन का मतलब है एक स्पेसिफिक साइट्स है जो आगे चल के जब सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन के अनुसार जो प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन बनने वाली है वो प्रोटीन स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन ना बन करके अनरिक्वायर्ड या अनवांटेड टाइप की प्रोटीन तैयार हो जाती है, और जब उसका आगे चल के फर्दर प्रोसेस होगा तो वो कहीं ना कहीं जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को या जेनेटिक डिजीज को कॉज करता है। तो इस स्पेसिफिक साइट्स को बोलते हैं म्यूटॉन।
ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक टाइप का जो एंटायर जीन है वो बोले जाएगा म्यूटेट और चेंज, यानी कि म्यूटेशन करने के लिए और चेंज करने के लिए ऐसा जीन कारगर होता है। अब तीसरी यूनिट है इसके सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट विद इन ए जीन विच इज द यूनिट ऑफ फंक्शन। फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आगे चल के यही पेयरिंग बनाएगी और पेयरिंग बनाने के बाद में स्पेसिफिक साइट्स के प्रोटीन का निर्माण करेगी। दिस आल्सो नॉक डाउन द बीट थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच एंटायर जीन वाज द यूनिट ऑफ फंक्शन। The name cystone has been derived from the test which is performed to know whether two mutants are within the same cystone or different cystone. It is called as cis-trans test. एक स्पेसिफिक टाइप का ये टेस्ट है सिस्ट्रॉन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए। सिस्ट्रॉन ट्रांसफर या ट्रांसमिशन के लिए जो टेस्ट है वो सिस-ट्रांस टेस्ट है। सिस्ट्रॉन का मतलब है कि स्पेसिफिक साइट है जो किसी भी फंक्शन को करने के लिए, वो फंक्शन क्या है कि स्प्लाइसिंग के बाद में जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस तैयार होगी तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में एमिनो एसिड्स, राइबोसोम शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों का सीक्वेंस स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर इन तीनों टाइप के स्पेसिफिक सीक्वेंसेस में सिस्ट्रॉन यानी कि जो एमिनो एसिड्स हैं उनके नंबर बराबर चलते हैं तो वो सिस्ट्रॉन तैयार करेंगे। सिस्ट्रॉन का मतलब ये वो साइट होगी जो किसी भी प्रोटीन को आगे बढ़ाने के लिए, पॉलीमराइज या मल्टीप्लाई करने के काम में आएगी। बाकी अदर सेगमेंट जो रहेंगे वो न्यूट्रल कंडीशन में रहेंगे। तो ये स्पेसिफिक 3 टाइप्स के हैं, पहला रिकॉन, फिर म्यूटॉन और फिर सिस्टोन। इन तीनों की पोजीशनिंग से हम पता कर सकते हैं कि जीन कहाँ पर है, किस टाइप का है, किस शेप और साइज़ का है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, लेंथ क्या है और इसकी टेंडेंसी क्या है। अब जैसे यहाँ पे समझते हैं कि ये एक डीएनए का फ्रेगमेंट्स हमने यहाँ पे ले लिया। अब इस डायग्राम में देखिए प्रोमोटर है। प्रोमोटर का मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि इस टाइप के प्रोमोटर के द्वारा डीएनए से जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। अब ट्रांसलेशन सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है अभी राइबोसोम पे प्रोसेस चल रही है और राइबोसोम पे प्रोसेस होने का मतलब है कि स्पेसिफिक टाइप्स के जीन एलिमेंट्स चाहिए, प्रोमोटर चाहिए प्रमोट करने के लिए, क्योंकि सीक्वेंसिंग के लिए एमिनो एसिड्स रिक्वायर्ड हैं। एनहेंसर्स चाहिए। एनहेंसर्स का मतलब है स्पेसिफिक टाइप्स के टाटा बॉक्स से जो राइबोस शुगर आते जाएंगे, राइबोस शुगर्स के पैटर्न्स एमिनो एसिड्स के सीक्वेंसिंग को तय करेंगे। 3-3 के जोड़े में, जैसे जेनेटिक कोड में 3 की स्प्लाइसिंग होती है तो जेनेटिक कोड तैयार होने के लिए 3-3 के सेट आते चले जाएंगे और वो सेट तब तक आते चले जाएंगे जब तक उसका एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट के साथ एंड पॉइंट नहीं आ जाता। टाटा बॉक्स के बाद में CCCAG करके एंड पॉइंट आएगा बाद में, वहाँ पे जा कर के ये फ्रेगमेंट्स कट हो जाता है। अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे ये इंट्रॉन्स हैं जो एंट्री पॉइंट के लिए एक्सॉन 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 एक्सॉन, यानी कि देखिए इंट्रॉन और एक्सॉन के साथ कॉम्बिनेशन बन चुका है जिससे चल के आगे ये प्रोसेस मल्टीप्लाई पैरेलल होकर के आगे बढ़ेगी। स्प्लाइसिंग, यहाँ पे जॉइंट आ रहा है। जॉइंट का मतलब है कि अब रिकम्बाइनिंग स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। पहले प्री mRNA जो कि मैसेंजर RNA है, मैसेंजर RNA के द्वारा यहाँ पर एक्सॉन की एंट्री होती है। फिर mRNA जो मैसेंजर RNA है राइबोसोम्स की मदद से 5 प्राइम पर UTR ये फ्रेम तैयार हो गया। इसी तरीके से 3 प्राइम पर UTR, ये कॉम्बिनेशंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जब ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन में स्पेसिफिक साइट्स के एमिनो एसिड्स मिल करके प्रोटीन का निर्माण करेंगे। फाइनली वर्डिक्ट है कि इसमें प्रोटीन निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ जीन है, यानी किसी भी जीन को केमिकली रूप से हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें है A DNA molecule is composed of 2 chains of nucleotides that wind about each other to resemble a twisted ladder। आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि जैसे डीएनए की स्ट्रक्चर है तो डीएनए की स्ट्रक्चर में 2 हेलिकल स्ट्रक्चर है। हेलिकल से मतलब है 2 पैरेलल स्ट्रक्चर तैयार हो रही हैं। यहाँ पे ये एक लैडर जैसी स्ट्रक्चर तैयार होती है। इस लैडर में आप 3 चीज़ें देखोगे। पहला ये वाला जो है, ये आपको जो वर्टिकल दिखाई दे रही है ये स्टिक, ये डिफाइन करती है। हम यहाँ पे से केवल इस वाले पोर्शन को लेंगे, इस पोर्शन को लेंगे। इसमें से ये वाला जो कंटेंट है ये है राइबोस शुगर, ये वाला, ये राइबोस शुगर को शो करता है, ये वाला पॉइंट। इसके बाद में ये वाली जो पोजीशनिंग है, यानी हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो इस तरीके के जो स्टिकी स्ट्रक्चर है
ये शो करती है एमिनो एसिड्स को। एमिनो एसिड्स में क्या है, एडेनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, और आरएनए के केस में थाइमिन यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है। तो एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन और यूरेसिल है। और इधर की साइड पे जो बच जाता है, जो तीसरा बॉन्ड है जिसकी वजह से हमारा एक ग्रुप तैयार होता है, वो है फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो सबसे पहले आप देखो एमिनो एसिड्स, उसके बाद में राइबो शुगर और उसके बाद में फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। सेम इसी की पैरेलल कॉपी यानी मिरर इमेज इसको हम बोल सकते हैं। तो आइसोमर सेम इसकी मिरर कॉपी यहाँ पे तैयार हो जाएगी और दोनों के जुड़ने से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए तैयार हो जाएगा। अगर हाफ बॉन्ड पे देखें तो ये अभी तक आरएनए है, और जैसे ही दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगी, ये पूरी स्ट्रक्चर मिरर इमेज के साथ जब जुड़ जाएगी तो बनेगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो दिस साइड्स ऑफ द लेडर आर मेड अप ऑफ शुगर्स एंड फॉस्फेट्स। राइबोस शुगर जिसे पेंटोस शुगर भी कहते हैं, फॉस्फेट्स ग्रुप है प्लस एमिनो एसिड्स हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजिनस बेसिस के द्वारा मिलने पर 3 सब यूनिट्स के मिलने पर न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण हो जाता है। तो इसकी बेसिक यूनिट्स है जीन्स की। अब यहाँ पे आप देखो कि एक जीन दिखाने की कोशिश की है। ये जीन है, एक्सॉन पॉइंट्स हैं, इंट्रॉन पॉइंट्स हैं। एक्सॉन डार्क ब्लू शेड में दिखाया है, इंट्रॉन डार्क रेड कलर में दिखाया है। अब एक्सॉन के बाद इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन। इसकी मल्टीपल कॉपीज जब आपस में रिकम्बाइन करेगी तो प्रोमोटर साइड से पाथ में एक्सॉन और इंट्रॉन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। इंट्रॉन एक्सॉन के साथ रजिस्ट करने के बाद में मल्टीपल कॉपी बनाने का काम करेगा। इसी के रिकॉम्बिनेशन से फर्दर एनलार्ज कॉपी तैयार होगी आरएनए की। सबसे पहले डीएनए है, डीएनए बनाएगा आरएनए, आरएनए के बाद में प्रोटीन। अगर किसी केस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वहाँ पहले से ही आरएनए है। जैसे कई सारे प्लांट पैथोजेंस ऐसे हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरसेस हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है, वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो क्या आरएनए की ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी? बिल्कुल होगी। आरएनए सबसे पहले डीएनए बनाएगा जिसे बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर डीएनए है ही नहीं जेनेटिक मटेरियल में तो सबसे पहले आरएनए बनाएगा डीएनए जिसे बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद में बनेगा दोबारा आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो ये अंतर है डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल के होने का। तो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे दिखाया गया है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए की पोजीशनिंग है, उसके बाद में स्प्लाइसिंग होगी। इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों आपस में कंबाइन होकर के मल्टीपल रिवाइज्ड कॉपी तैयार करेंगे। मैसेंजर आरएनए इस इंफॉर्मेशन को राइबोसोम से साइटोप्लाज्म की तरफ ले जाने का काम करेगा। फिर बाद में ट्रांसलेशन के बाद, ट्रांसलेशन के बाद का मतलब है कि अब उसमें सीक्वेंस कोडिंग होनी तैयार हो जाएगी। सीक्वेंस कोडिंग का मतलब है कि 3 टाइप्स के यानी कि 3 कोडोन्स आपस में राइबोसोम शुगर के द्वारा नीचे लाए जाएंगे और वो पैरेलल सीक्वेंसिंग करते हुए प्रोटीन सेगमेंट्स की चेन तैयार करेंगे। ये चेन्स क्या है? एमिनो एसिड्स की चेन है। एमिनो एसिड्स की चेन्स फर्दर मिलकर के पॉलीमराइज कॉपी तैयार करेंगी जिससे प्रोटीन का निर्माण होगा। इसे बोलेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब इसमें दूसरे डायग्राम में देखते हैं, ये डीएनए है। डीएनए में प्रोमोटर साइट है जो रेगुलेटरी एलिमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है क्योंकि टाटा बॉक्स इसमें ऐड हो चुका है, तो उसी बेसिस पे अब फर्दर सीक्वेंसिंग तैयार हो जाएगी। यानी कि एमिनो एसिड्स 3 के जोड़े में आते रहेंगे और राइबोस शुगर के साथ मिल करके एमिनो एसिड्स के साथ पॉलीमराइज चेन तैयार करते हैं। ये एमिनो एसिड्स की पॉलीमराइज चेन आगे चल के कंबाइंड रूप से प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगी और स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन बनाएगी। इसमें इंट्रॉन और एक्सॉन का इन्फ्लुएंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइट है। कहीं भी अगर आपको स्टार्ट साइट और स्टॉप साइट दिखाई दे तो इसका मतलब है कि जीन स्पेसिफाइड हो चुका है। अब उसको किलो डाल्टन में तो मॉलिक्यूलर वेट में क्वांटिफाई कर सकते हैं और बेस पेयर्स में उसकी लेंथ और विड्थ को काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के बाद में स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग के बाद में तीनों जो सब यूनिट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन होगा। बाद में इनिशियल ट्रांसलेशन के द्वारा एमिनो एसिड्स की चेन बनेगी और एमिनो एसिड्स की चेन बनने के बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होंगे। दोनों कंबाइंड रूप से जुड़ जाएंगे और फिनिश प्रोटीन तैयार हो जाएगी।
अब यहाँ पे एक्सॉन, इंट्रॉन और कुछ ऐसे टर्म्स यूज किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सॉन क्या है। ये कोडिंग सीक्वेंसेस हैं एक्सॉन्स। ये ट्रांसक्राइब होते हैं, ट्रांसलेटेड होते हैं और एमिनो एसिड्स के लिए पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाने का काम करते हैं। इनकी कोडिंग इस तरीके से होती है ताकि वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने का काम करें। ये सीक्वेंसेस में और लेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये संख्याओं में पाए जाते हैं। इनका स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे हम एक साथ ATCGUATC इस तरीके से पढ़ने का काम करते हैं। ये सारे के सारे 4 या 5 एमिनो एसिड्स के सीक्वेंसेस को रिपीट करते रहते हैं। इसी रिपीटिशन से एक स्पेसिफिक कोड तैयार होता है जिसे पासवर्ड बोलते हैं। इसी पासवर्ड या स्पेसिफिक जेनेटिक कोड के द्वारा स्पेसिफिक टाइप की एमिनो एसिड सीक्वेंस चेन बनती है जो फर्दर आगे चल के प्रोटीन निर्माण का काम करती है। A gene starts and ends with exon 5' to 3'। यानी कि जो जीन है वो स्टार्ट्स और एंड्स पॉइंट पर एक्सॉन के साथ 5' से 3' तक बना रहता है। कुछ एक्सॉन्स हैं जिसमें अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं। अनट्रांसलेटेड रीजन जिसे UTR बोलते हैं। ये वैसे रीजन्स हैं जिनको ट्रांसक्राइब नहीं किया जा सकता, यानी ये ट्रांसलेशन की फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते। ये ऐसे जीन होते हैं जिन्हें बोलते हैं न्यूट्रल जीन, यानी सुसुप्त अवस्था में बने रहते हैं न्यूट्रल फॉर्म में और आगे चल के ट्रांसलेशन फॉर्म में काम नहीं आते। इसी तरीके से इंट्रॉन्स हैं। इंट्रॉन्स की जो कोडिंग है वो सीक्वेंसेस के द्वारा सेपरेटेड होती है नॉन कोडिंग और कोडिंग सीक्वेंसेस में, जिन्हें बोलते हैं इंट्रॉन्स। यानी अगर किसी भी जीन का निर्माण होना है तो सबसे पहले टाटा बॉक्स के द्वारा स्पेसिफिक टाइप के एमिनो एसिड्स फॉस्फेट ग्रुप और राइबोस शुगर के साथ मिलेंगे और आगे चल करके ट्रांसक्रिप्शन का निर्माण करेंगे। इसमें न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो रिमूव होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के द्वारा। जो प्रोसेस होता है मैच्योर RNA का, जिसे बोलते हैं इंट्रॉन। इंट्रॉन जो है उसका सीक्वेंसिंग है GT में 5' to 3'। AG है 3' एंड पे। तो जितने भी इंट्रॉन्स हैं वो बेस सीक्वेंस को G, T और AG के साथ, यहाँ पे G ग्वानिन है, T थाइमिन है और इसी तरीके से 3' एंड प्राइम पर है एडेनिन और ग्वानिन, यानी GT और AG। ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्वानिन थाइमिन 5' एंड पर है और एडेनिन और ग्वानिन 3' एंड पर है, यानी कि 3' एंड पर है। इंट्रॉन्स जो हैं सबसे पहले 1977 में इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किए गए थे। साइंटिस्ट का नाम है फिलिप शार्प एंड रिचर्ड रॉबर्ट्स। तो ये पूछ लिया जाता है जनरली क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो जेनेटिकली सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स में पाया जाता है और ये पढ़ाया जाता है आपके BSc कोर्सेज में और मेडिसिनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में कुछ इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव टॉपिक को हम कवर करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।